Good evening, students. This is day 9 of APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be covering topic number 161 to 180. So before I proceed, let me tell you, कई सारे स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर कल यानी कि 21 जुलाई को करंट अफेयर सेशन क्यों नहीं आया। तो हमने परसों ही एक यूट्यूब पोस्ट डाल के आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि कल के दिन हम लोग करंट अफेयर सेशन नहीं लाएंगे ईद के मौके पे, क्योंकि जिन बच्चों के घर में ईद मनाई जा रही है उनको अननेसेसरी हम बर्डन नहीं करना चाहते थे। तो आप कभी कभार हमारे पोस्ट भी देख लिया करो, हम लोग वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इस कारण से कल करंट अफेयर सेशन नहीं आया था। तो जिन्होंने भी कल वीडियो नहीं देखा है चिंता ना करें, उनका कुछ मिस नहीं हुआ है। कल वैसे भी करंट अफेयर सेशन नहीं आया था। चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक नंबर 161, इट इज़ अबाउट हिमालयन शेरो। ये एक तरह का जानवर है, इसको आप देख सकते हैं इसका चेहरा, ठीक है जी। ये क्रॉस ब्रीड का जानवर है। गोट के भी फीचर्स हैं, डंकी के भी फीचर हैं, काऊ के भी हैं, पिग के भी फीचर्स हैं। हर्बीवोरस एनिमल है, वल्नरेबल कैटेगराइज्ड इन IUCN शेड्यूल 1 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1। ये जनरली हिमालयन रीजन में मिलता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 मीटर टू 4000 मीटर। ये साल न्यूज़ में इसलिए था और इसको इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार ये आसाम के अंदर देखा गया था इन मानस टाइगर रिजर्व एरिया। तो इस कारण से कई सारे आसाम के पेपर्स में या ओवरऑल अलग अलग जगहों पे न्यूज़ आ रहा था कि हिमालयन शेरो देखा गया है मानस टाइगर रिजर्व में, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम। तो जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं, हिमालयन शेरो फॉर द फर्स्ट टाइम साइटेड इन असम इन मानस टाइगर रिजर्व इन बांसबारी मंथनगुरी फॉरेस्ट एरिया। ये क्रॉस जानवर है, इसके गोट, डंकी, काऊ, पिग सबके फीचर्स हैं। हर्बीवोरस है, वल्नरेबल है IUCN में, जनरली हिमालयाज़ में पाया जाता है 2000 टू 4000 मीटर्स के हाइट पे। ट्रांस हिमालयाज़ में नहीं मिलता क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा हो जाती है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 162 इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये तो कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि 1992 में रायो अर्थ समिट हुआ ब्राज़ील के अंदर। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन किए गए रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, जैसे कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्ट। उसमें एक इंपॉर्टेंट था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका मेन फोकस था कि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम किया जाए। आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ समिट में ये रायो डी जेनेरियो में ये फाइनलाइज हुआ। उसके बाद फैसला लिया गया कि हर साल मीटिंग होगी मेंबर कंट्रीज़ की, जिसको कहा जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुए हैं। तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मैंने दे रखे हैं जिससे मैक्सिमम सवाल पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो देखते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अर्थ समिट हुआ 1992 में रायो डी जेनेरियो में, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन किया गया। इसका फोकस क्या था? स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाया गया बर्लिन में इन जर्मनी 1995। उसके अलावा तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंपॉर्टेंट है, क्योटो में बुलाया गया जापान में 1997 में। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहीं से क्योटो प्रोटोकॉल की प्लानिंग शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया। फर्स्ट फेज ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2008 टू 2012 एंड सेकेंड फेज वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2012 टू 2020। और क्योटो प्रोटोकॉल 2020 में लैप्स हो गया। उसके बाद आपको पता है कि इट वाज रिप्लेस्ड बाय पेरिस क्लाइमेट डील। कुछ इंपॉर्टेंट अकॉर्ड्स हैं जैसे कॉप नंबर 15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 इन 2009 जो कोपेनहेगन में हुआ था। वहाँ पे कोपेनहेगन अकॉर्ड साइन किया गया था। कोपेनहेगन अकॉर्ड वाज प्रपोज्ड बाय बेसिक कंट्रीज। तो बेसिक में कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ये बेसिक कंट्रीज और यूएस ने मिल करके कोपेनहेगन अकॉर्ड प्रपोज किया था। कोपेनहेगन अकॉर्ड का सिंपल सा पर्पस था कि जब 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल लैप्स हो जाएगा तो फिर क्योटो प्रोटोकॉल को वापस एक्सटेंड किया जाए आफ्टर 2012। दैट वाज द पर्पस ऑफ कोपेनहेगन अकॉर्ड साइंड बिटवीन बेसिक कंट्रीज एंड यूएस। पर्पस वाज टू कंटिन्यू क्योटो प्रोटोकॉल आफ्टर 2012 और यही हुआ। 2012 के बाद इसको कंटिन्यू किया गया नेक्स्ट फेज में 2012 टू 2020। और कॉप नंबर 16 2010 में कैंकन समिट इन मेक्सिको, यहाँ पे फाइनलाइज किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसमें डेवलप कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया कि हर साल वो $100 बिलियन डालेंगे ताकि जहाँ पे भी जो LDC कंट्री हैं या वल्नरेबल कंट्री हैं उनके यहाँ पे इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज किया जा सके।
उसके अलावा कॉप नंबर 21 इज तो वेरी इंपॉर्टेंट, हैपेंड इन 2015। पेरिस क्लाइमेट डील यहाँ पे साइन हुआ जिसमें तमाम देशों ने अपना अपना INDC प्रपोज किया। इंडिया की क्या INDC है वो तो मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। उसके अलावा मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कि जो आने वाला कॉप है इस साल वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 का, वो कहाँ होगा। इट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ UK। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 163 इज अबाउट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये इस साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में आग लग गई थी कुछ जगहों पे। तो यहाँ पे हम बस सिमलीपाल के बारे में नहीं देखेंगे, हम पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत सिमलीपाल के बारे में भी देख लेंगे। तो समझिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, आपने सुन रखा होगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो भारत सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, वो एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है यूनेस्को का, अंडर इट्स प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड इन 1971। उसी साल जिस साल रामासार कन्वेंशन था, याद रखो 1971। तो ये भारत सरकार का इनिशिएटिव नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व बनाना, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है अंडर यूनेस्कोज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसमें ध्यान से ये दो वर्ड पे फोकस कीजिए कि यहाँ पे नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो नेचुरल मतलब जो भी फ्लोराज फौनाज फॉरेस्ट हैं वो, प्लस कल्चरल यानी कि लोगों का, और लोगों का जो भी कल्चरल एक्टिविटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो ध्यान से समझिए कैसा होता है कि ये मान लो कोई बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है, तो उसका जो बीच वाला कोर एरिया होता है ना, वो नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है, मतलब वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बैंड होती हैं। ठीक है जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में माइनर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, नेशनल पार्क में तो पूरी तरह से बैंड है। उसके अलावा फिर कोर के आसपास का बफर एरिया होता है, और बफर के आसपास का फिर बाहर का ट्रांजिशन जोन होता है। तो इस पूरे एरिया को मिलाकर के कह दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मुद्दा ये है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है उसके कोर एरिया में, लेकिन उसके आसपास का एरिया जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है और ह्यूमन किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका क्या कल्चर है नेचर के साथ, उन सब को मिला करके कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ नॉट जस्ट अबाउट नेचुरल लैंडस्केप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में होता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें नेचुरल एज वेल एज कल्चरल लैंडस्केप दोनों को प्रोटेक्ट करके रखने पे फोकस किया जाता है। तो हमारे देश में देखो अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना चुका है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। अब 18 के 18 तो रट नहीं पाओगे, एक बार देख सकते हैं, लेकिन 18 के 18 तो हम रट पाएंगे नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आसाम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मानस एंड डुब्रू सैखोवा। उसके अलावा जो सबसे, ये आसाम में ये देखो मानस एंड डिब्रू सैखोवा, राइट, ये 2 हैं, ये याद रखना। जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ गुजरात वाला, ये। उसके अलावा सिमलीपाल इस साल न्यूज़ में था, तो देख लो सिमलीपाल इस साल न्यूज़ में था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी सिमलीपाल फॉरेस्ट में। उसके अलावा याद रखना है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दैट वाज फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द, ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दैट वाज फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। तो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, यूनेस्को मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। ये दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1971। इसमें नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप दोनों को प्रिजर्व करने पर फोकस किया जाता है। अब 18 के 18 तो याद नहीं कर पाओगे बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखो आसाम वाले मानस और डिब्रू सैखोवा। कच्छ गुजरात वाला सबसे बड़ा है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, और नीलगिरी तमिलनाडु और केरला में है, दैट वाज फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड। नीलगिरी इनफैक्ट इट इज स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये तीनों के यहाँ पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 164 इज अबाउट रेड राइस ऑफ आसाम। तो रेड राइस इस तरह का कुछ दिखता है। रेड राइस की खासियत ये है कि आयरन में बहुत रिच होता है, ब्रह्मपुत्रा वैली में उगाया जाता है इसको ज़्यादातर,
और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इट इज़ ग्रोन विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसको बाव धान भी कहते हैं। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 165 इज़ अबाउट इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इंटरनेशनल वीमेन डे हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को। इस साल का थीम है इंटरनेशनल वीमेन डे का चूज़ टू चैलेंज। इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, बट पूरा अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो थीम ऑफ 2021 इज़ चूज़ टू चैलेंज, अ चैलेंज्ड वर्ल्ड इज़ एन अलर्ट वर्ल्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 166 इज़ अबाउट रिजर्वेशन इशूज़ इन इंडिया। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि वो अपने यहाँ की मराठा कम्युनिटीज़ को ओबीसी कैटेगरी में डालेंगी। तो फिर इस पर सवाल उठ गया कि क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ की किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल सकती है। ये मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के 11 मेंबर की बेंच ने इस पे 11 मेंबर की बेंच बिठाई गई और उन्होंने फिर इसको इवैल्यूएट किया कि क्या एक स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी, और फिर उसमें उनका जवाब आया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव पावर टू नेम एनी कम्युनिटी अंडर ओबीसी। और ये फैसला उन्होंने सुनाया ऑन द बेसिस ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आई होप अभी तक बातें समझ आ रही हैं। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के मदद से 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं, आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 342A। ये 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 338B कहता है कि एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया जाएगा, दैट विल बी नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच विल टेक केयर ऑफ द वेलफेयर मेजर्स ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है जी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी वर्ड के जगह पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसी वर्ड का वो इस्तेमाल करते रहे ओबीसी के जगह पे। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम होगा कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, मतलब ओबीसी हैं, उनका वेलफेयर पर ध्यान दे। कोई खास काम है नहीं, बस ऐसे ही वेलफेयर लिखा है। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 342A। आर्टिकल 342A सरकार ने जानबूझ करके इस अमेंडमेंट से इंसर्ट करवाया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट कराया है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में एक नया फैशन चल पड़ा था कि जो अगर वोट कलेक्ट करने के लिए अपने यहाँ के कुछ कम्युनिटीज़ को ओबीसी लिस्ट में डाल दो, वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने यहाँ के कुछ लोगों को ओबीसी लिस्ट में डाल दो। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र सरकार अपने यहाँ के मराठा कम्युनिटी को ओबीसी लिस्ट में डालना चाहती है, वैसे ही और सारे स्टेट्स के में से कापूज, पाटीदार्स ऑफ गुजरात, कापूज ऑफ कर्नाटका, इस तरह के सब अपने यहाँ पे सोचते हैं, जाट इन हरियाणा, कि इनको ओबीसी में डाल दो, इनको भी फ़ायदा हो जाएगा और हमें वोट भी दे देंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से आर्टिकल 342A इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस आर्टिकल 342A के हिसाब से अब जो कौन कौन लोग ओबीसी माने जाएंगे ये डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ओबीसी लिस्ट तैयार करने में ओपिनियन लेंगे अलग अलग स्टेट्स के गवर्नर से कि भाई आपके यहाँ पे कौन कौन लोग ओबीसी माने जा सकते हैं बताइए। तो गवर्नर ओपिनियन देंगे और बाद में प्रेसिडेंट एक लिस्ट तैयार करेंगे कि भाई ये ओबीसी हैं अंडर आर्टिकल 342A। और एक बार जब लिस्ट तैयार हो गई कि ये लोग ओबीसी हैं, तो फिर उस लिस्ट में अगर कोई नया नाम ऐड करना है या पुराना कैटेगरी को हटाना है, पुराने कम्युनिटी जो उसमें मेंशन्ड है उसको हटाना है, तो उसको बस एक कानून की मदद से हटाया या जोड़ा जा सकता है। सो लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर्स, देन फर्दर चेंज कैन बी डन अकॉर्डिंग टू अ लॉ इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट। एनी अमेंडमेंट हैज़ टू बी डन बाय द पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में इस 102nd अमेंडमेंट एक्ट के लॉ को पढ़ा, आर्टिकल 342A को पढ़ा और बोला कि भाई स्टेट को तो पावर ही नहीं है, तो महाराष्ट्र सरकार कैसे मराठास को दे सकती है रिजर्वेशन, और फिर वो जो रिजर्वेशन मराठास को दिया गया था वो कैंसिल कर दिया गया। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 338B दैट सिंपली टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू लुक इनटू द वेलफेयर ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 342A विच सेज कि प्रेसिडेंट शाल नोटिफाई
socially and educationally backward classes in consultation with governor, further change to be brought in the list by a law brought by the parliament. And Supreme Court struck down, said that states do not have power to bring change in the list of OBC. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट को भी डिस्कस किया था। तो इंदिरा साहनी जजमेंट तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, 1992 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज एक्सीड 50%, याद होगा आपको, आई होप। एंड सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन दिस इंदिरा साहनी केस कि भाई क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 167 इज अबाउट मैत्री सेतु। तो ये जो मैत्री सेतु एक छोटा सा ब्रिज है जो इंडिया और बांग्लादेश ने मिल करके बनाया है ओवर फेनी रिवर। तो ये है, देखो देखो फेनी रिवर त्रिपुरा से बांग्लादेश में इंटर करता है फेनी रिवर, और इसी फेनी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया है इंडिया और बांग्लादेश ने मिल करके। ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा इंडियन साइड में सबरूम रीजन को विथ रामगढ़ रीजन इन बांग्लादेश। बाकी सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी एक बार ट्रेस कर लो। ये हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी जब इंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना नाम से बुलाया जाता है, और ये जो तीस्ता है वो इसको जा कर के बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। तीस्ता जो सिक्किम से आती है वो जाकर के इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। ये जमुना नदी जब आगे बढ़ती है और गंगा से मिलती है तो उसके बाद इसको मेघना नाम से बुलाया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 168 इज अबाउट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है जिसमें एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है। ये साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग दें। दिया नहीं है, देने की बात कर रहे थे। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहले समझते हैं, फिर समझेंगे कि क्या होते हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ पे एक्टिंग वैक्टिंग सिखाई जाती है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन इसके 4 रीजनल सेंटर्स भी हैं, वाराणसी में, बेंगलोर में और 2 नॉर्थ ईस्ट में, ध्यान रखना, अगरतला में और गंगटोक में, लेकिन गुवाहाटी में नहीं है। ये वर्क करता अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में कहा कि इट इज़ प्लानिंग टू गिव इट टैग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो क्या होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो भी देखते हैं। तो हमारे देश के कुछ सरकारी पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को टैग मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे IITs को, IISCs को, इन सबको टैग मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिलने से होता क्या है कि इन लोगों को डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस मिल जाता है। ये सब अपनी अपनी डिग्री खुद ग्रांट कर सकते हैं। जैसे IITs में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जिस IIT में आप पढ़ रहे हैं वही IIT आपको डिग्री दे देगा। IIT कानपुर, IIT रुड़की, गुवाहाटी, वो सब आपको खुद ही डिग्री देगा। सो बिकॉज दे हैव बीन गिवन द दिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस टैग, सो दे हैव बीन नाउ गिवन द पावर ऑफ डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस। दिस डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस टू दीज सम इंस्टीट्यूशंस आर गिवन अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। तो ये एक्ट है भारत सरकार की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 की। इसको बार बार चेंज करके अगर कोई नया इंस्टीट्यूट का नाम ऐड करना होता है कि इसको भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस देना है, तो इस एक्ट को अमेंड करके उस इंस्टीट्यूट का भी नाम उसमें डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिलना है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट को अमेंड करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम वहाँ डालना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज़ होती है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में कैसा है कि 10 सरकारी और 10 प्राइवेट सेक्टर को के कॉलेजेस को चुना गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उनको 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। फोकस ये है कि ये जो 20 इंस्टीट्यूट हैं, 10 सरकारी 10 प्राइवेट, वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में अपना पोजीशन बना सकें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में कंफ्यूज मत होना। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 169 इज अबाउट लेबर कोड्स। तो देखो, चूँकि लेबर एक कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, इसलिए हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स भी कानून बनाती हैं लेबर को लेकर के कि इनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतना पेंशन होना चाहिए, ऐसा कंपनसेशन होना चाहिए, ये सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। तो एक वक्त ऐसा था कि हालात ऐसे हो गए थे कि इतने सारे कानून थे, 44 कानून तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और अनगिनत 150 से भी ज़्यादा कानून स्टेट गवर्नमेंट्स के थे, अलग अलग स्टेट्स के मिला करके। तो टोटल 200 कानून थे लेबर को लेकर के। इस कारण से बहुत कन्फ्यूजन होता था।
तो भारत सरकार ने फैसला लिया कि जो भी लेबर के उनके लॉ हैं, इन 4400 लेबर लॉ को मिला करके उनको कंसोलिडेट करके बस मोटे मोटे 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। और ये 4 लेबर कोड्स होंगे: कोड ऑन वेजेज, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। नाम से ही आपको पता चल रहा है वेजेज में वेजेज कितना होगा वो डिसाइड किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी में कितनी सोशल सिक्योरिटी होगी, क्या पेंशन वेंशन मिलेगा, पीएफ, वो सब डिसाइड होगा। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या उनके राइट्स होंगे बंद करने के और वो सब, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या उनके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिनिमम फॉलो करना है, वो सब लिखा है। तो टोटल 44 लॉज को सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया गया है अंडर दीज 4, और 4 बेसिक कानून बनाए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 170 इज अबाउट 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस। तो ये 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस, इन 5 देशों ने और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिल करके कोल्ड वॉर के टाइम में एक अलायंस बनाया था, सीक्रेट अलायंस, जिसका नाम था 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस। कोल्ड वॉर के टाइम में, माना जा रहा है 1949 से ही। दिस सीक्रेट अलायंस वाज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन यूके एंड यूएस, जिसको कहा जाता है यूके यूएसए एग्रीमेंट। तो इन 5 कंट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, इन्होंने मिल करके एक अलायंस बनाया था, सिक्योरिटी अलायंस, इंटेलिजेंस अलायंस, 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस अंडर यूके यूएस एग्रीमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम, जिसका मेन काम था कि यूएसएसआर की गतिविधियों पे नज़र रखी जाए, टू कीप आई ऑन यूएसएसआर। अब ये हाल फिलहाल में इतना न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे नए नई चीज़ें पता लगी हैं कि ये किस तरह से दुनिया भर से डाटा चुराते थे, किस तरीके से दुनिया की अलग अलग सरकारों पे ये नज़र रखते थे कोल्ड वॉर के टाइम में। उस टाइम में पता भी नहीं था बाकी सरकारों को कि ऐसी कोई यूनिट भी, ऐसी कोई अलायंस भी है, क्योंकि इट वाज अ सीक्रेट अलायंस। इसके बारे में कई सारे, इसके इलीगल ऑपरेशंस के बारे में कई सारी बातें खुली जब एडवर्ड स्नोडेन, जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक विसिल ब्लोअर हैं, एडवर्ड स्नोडेन ने कई सारी बातें जब दुनिया में बताई इंटरनेशनल मीडिया को कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे करते थे, इस तरह से डाटा चुराते थे कोल्ड वॉर के टाइम में, अभी भी डाटा चुराते हैं, दुनिया भर के लोगों पे नज़र रखते हैं। कैसे पिगेसस कर रहा है, वैसे ही ये लोग भी 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस करते थे। एडवर्ड स्नोडेन के रिवेलेशन के बाद ये बातें खुल के सामने है कि अच्छा 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस नाम का एक सीक्रेट अलायंस था इन कंट्रीज़ के बीच में। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 171 इज अबाउट मिशन पोषण 2.0। देखिए न्यूज़ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन के लिए, बच्चों के लिए कई सारी स्कीम्स चलाते हैं। तो ये तमाम इतने सारे स्कीम्स हो गए थे कि फिर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फैसला लिया कि हम जो भी बच्चों के लिए और वीमेन के लिए स्कीम चला रहे हैं उनको मोटा मोटा 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे लेबर कोड्स को 4 ग्रुप में बांटा है कि 44 कानून थे, चलो उनको बोला 4 बेसिक कोड में बांट देंगे, ठीक वैसे ही विमेन और चाइल्ड के लिए कितने सारे स्कीम्स चल रहे थे, बोले सबको 3 ग्रुप्स में बांट देंगे। पहला ग्रुप का नाम होगा मिशन 2.0, इसमें बाकी तमाम स्कीम्स जैसे कि ICDS, आंगनवाड़ी, पोषण अभियान, सबको इसमें डाल दिया। मिशन वात्सल्य, इसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, ये सब मिशन वात्सल्य में डाल दिया। और तीसरा था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर 2 कंपोनेंट रखे, संबल कंपोनेंट जिसमें तमाम स्कीम्स विमेन के लिए, महिला वॉलेंटियर, विमेन हेल्पलाइन, स्वधार, उज्ज्वला, और दूसरा कंपोनेंट मिशन शक्ति का सामर्थ्य, इसमें रख दिया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जेंडर बजटिंग, ये सब इधर डाल दिया। ये टॉपिक मेंस में बड़ा काम आएगा, बस इतना याद कर लो, विमेन से रिलेटेड कई सारे स्कीम्स तुम्हारे ध्यान में आ जाएंगे, विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड, आराम से बस लिखते जाना, ठीक है। यहाँ पीटी पे ध्यान दो, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा कि जितनी स्कीम है उसको 3 कंपोनेंट में हम सब्ज्यूम कर देंगे। तो 3 अम्ब्रेला स्कीम नाउ बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला है मिशन पोषण 2.0, ICDS, आंगनवाड़ी, सब इसमें मिला दिया गया। मिशन वात्सल्य, इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, इसमें जोड़ दिया गया वात्सल्य। मिशन शक्ति का 2 कंपोनेंट, संबल, वन स्टॉप सेंटर या उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है पीटी में क्या है, तो ध्यान रखना उजाला स्कीम अलग था, LED बल्ब वाला जो मैं करा चुका हूँ, उज्ज्वला अलग है। उज्ज्वला इज वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस। तो जो वुमेन को मान लो घर से निकाल दिया गया, उनको कहीं जाने का जगह नहीं है, रहने का जगह नहीं, उनके लिए उज्ज्वला स्कीम है, जिनको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाएगा अंडर उज्ज्वला स्कीम, जहाँ पे वो रह सकती हैं। तो वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस।
तो संबल के अंतर्गत है उज्ज्वला विच इज़ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति का दूसरा कंपोनेंट है सामर्थ्य। सामर्थ्य में आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 3 मिनिस्ट्रीज़ ने मिल करके इस स्कीम को स्टार्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कैसा है कि फीमेल फीटिसाइड को कम करने पे फोकस किया जाएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा, और बच्चियों को पढ़ाने पे, उनको एजुकेटिंग गर्ल्स पे फोकस किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कैसा है कि जो भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, राइट, उनको 5,000 रुपये तक का कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा इन 3 इंस्टॉलमेंट। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, कंडीशन है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो रजिस्टर कराएं आंगनवाड़ी में, और जा करके आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लें तब 1,000 मिलेगा, फिर डिलीवरी के टाइम 1,000 मिलेगा, फिर जब बच्चे को वैक्सीन कराएंगे तब 2,000 मिलेगा। ऐसे करके 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दिए जाएंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी, बस पहले बच्चे के लिए। ठीक है, दैट इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र फोकस रखना, 5,000 रुपये, 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट चाइल्ड, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो इसी का हिस्सा है ये। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टॉपिक नंबर 172 इज अबाउट जल तीर्थ इन असम। तो आपको तो पता है कि असम के अंदर जो पानी है ग्राउंड वाटर, उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से बोन खराब हो जाते हैं, बोन फ्लोरोसिस हो जाता है, दांत पीले होने लगते हैं। आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से किडनी खराब होने लगता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगता है। इनफैक्ट अगर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो आर्सेनिक पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा आसाम के लोग इम्पैक्टेड हो रहे हैं परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो। ये मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, राइट, 2-3 बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ, तो आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो कैसा है कि हमारा ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं है, आर्सेनिक और फ्लोराइड ज़्यादा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में काम हुआ है, चूँकि हर जगह पे फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा है तो लोगों को कई सारी बीमारियाँ फेस करनी पड़ती है, स्किन डिजीज़, किडनी डिजीज़। तो फिर कठोरा विलेज जो नलबारी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के लोगों ने मिल करके आपस में पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे एक वाटर एटीएम लगाया, इस तरह का आपस से मिल करके ही ये वाटर एटीएम लगाया उन्होंने विथ हेल्प ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज़। उनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वो स्कीम चलाते हैं, टाटा वाटर मिशन। उन लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने मिल करके टाटा वाटर मिशन के अंतर्गत वाटर एटीएम लगाया, जिसमें अब नियम कैसा है कि हर दिन हर परिवार को 20 लीटर पानी मिलेगा पीने का साफ़ पानी, और उसके लिए उनको हर महीने 210 रुपये देने हैं। तो ये है वाटर एटीएम। और इसके बाद ये जब कठोरा विलेज के लोगों ने मिल करके ही, आपस में ही मिल करके, बिना किसी सरकार के मदद के अपना खुद का वाटर एटीएम लगा दिया, तो फिर इसको नाम दे दिया गया जल तीर्थ। तो इसको इसी नाम से बुलाया जा रहा था, जल तीर्थ इन असम कटोरा विलेज, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग लाइक नाउ अ मोटिवेशन, इट इज़ एक्टिंग लाइक ए मॉडल कि हाउ पीपल देमसेल्फ कैन फाइंड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, स्पेशली द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रादर दैन कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट। तो इसीलिए इसको जल तीर्थ इन असम, जल तीर्थ इन असम करके इससे रिलेटेड आर्टिकल आ रहे थे। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 173 इज अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हर साल पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें विमेन की कंडीशंस कैसी हैं किसी भी देश में, उसको लेकर के रैंकिंग पब्लिश होती है, जिसमें उनका हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो सब कुछ देखा जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग में हर साल आइसलैंड ही टॉप पे आता है। सबसे नीचे इस साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में सबसे नीचे आया है येमेन। भारत की रैंकिंग भी ख़राब रही है, यानी कि विमेन की पोजीशन काफ़ी ख़राब है इंडिया में। हमारी रैंकिंग 112, हमारा स्कोर था 0.668। हमारी रैंकिंग चाइना से, श्रीलंका से, नेपाल से, ब्राज़ील से और बांग्लादेश सबसे ख़राब है। बांग्लादेश देखो बहुत अच्छा है, फिर भी 50वें नंबर पे है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइसलैंड पहले पे, सबसे ख़राब येमेन, इंडिया 112 पे, स्कोर 0.668। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 174 अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी के लिए तो बहुत अच्छा है, पता नहीं एपीएससी पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो ध्यान से समझो, इंडिया के सबमरीन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंडिया के पास किस किस तरह के सबमरीन्स हैं। आई होप सबमरीन आप समझते हो कि पानी के अंदर चलता है,
राइट, देख रखी होगी, एक मूवी आई थी। तो सबमरीन्स देखो दो तरीके के होते हैं हमारे यहाँ पे सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन्स या फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि डीजल या इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन से मतलब डीजल इलेक्ट्रिक से चलेंगे, या न्यूक्लियर पावर्ड मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलेंगे। डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन तीन टाइप से तीन तरह के हमारे देश में डेवलप किए जा रहे हैं, तीन प्रोजेक्ट। पहला है INS कालावारी या कालावारी क्लास, डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड में पहला है कालावारी क्लास, दूसरा है सिसुमार क्लास और तीसरा है सिंधु घोष क्लास। ये जो कालावारी क्लास है ये हम बिल्ड कर रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ फ्रांस से मिल करके, स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट इसका नाम है। तो स्कॉर्पिन P75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कालावारी क्लास के कालावारी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन बिल्ड कर रहे हैं और इसमें टोटल 6 सबमरीन बनाए जाएंगे। INS कालावारी, INS खंदेरी, INS करांज, INS वेला, वगीर, INS वागसीर। सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, नॉन न्यूक्लियर क्लास यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक क्लास या न्यूक्लियर क्लास। डीजल इलेक्ट्रिक क्लास या नॉन न्यूक्लियर क्लास तीन तरह के हैं, INS कालावारी क्लास, INS सिसुमार और INS सिंधु घोष। INS कालावारी हम फ्रांस के साथ मिलकर के बना रहे हैं अंडर स्कॉर्पिन P75 प्रोजेक्ट। इसमें 6 सबमरीन बनाए जाएंगे। यहाँ फोटो बस 2 का इसलिए दिया गया है क्योंकि हाल फिलहाल तक बस 2 ही बनाए चुके थे, बाकी 4 अभी बन ही रहे हैं। लेकिन अब न्यूज़ ये है कि 2 और बन चुके हैं, तो टोटल 6 सबमरीन INS कालावारी क्लास में बनाए जा रहे हैं, कालावारी, खंदेरी, करांज, वेला, वगीर, वागसीर। उसके अलावा INS सिसुमार क्लास है दैट वी आर डेवलपिंग विथ जर्मनी। इसके अंदर सिसुमार, सल्की, संकुल, संकुश ये सब बनाए जा रहे हैं। INS किलो क्लास हम रसिया की मदद से बना रहे हैं, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास 2 हैं, 2 टाइप के। अरिहंत क्लास जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो हमारे देश की एजेंसीज बार्क ने और DRDO ने मिल करके बनाया है इंडियन नेवी के लिए। दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ये दूसरा वाला अकुला क्लास। ये अकुला एक्चुअली हम रसिया से लेकर के आए हैं 10 साल के लिए रेंट पर, और ये अकुला हम लेके आए हैं रसिया से। रसिया ने इसका नाम रखा था अकुला, हमने इसका नाम रख दिया INS चक्रा। तो हम इसको अपने यहाँ पे बोलते हैं INS चक्रा, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है रसिया का अकुला क्लास जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। तो 2 हैं, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे UPSC में तो खूब बनता है सवाल, APSC का तो अभी क्लैरिटी नहीं है, शायद से पूछ भी ले। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 175 इज अबाउट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो देखो, भारत सरकार ने अपने 2018 के ही बजट में अनाउंस किया था कि जो 3% सेस लगाते हैं वो 3% सेस एजुकेशन सेस लगाते हैं, उस 3% एजुकेशन सेस को हटा करके अब वो लगाएंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसमें 3% एजुकेशन के लिए जाएगा पैसा और 1% हेल्थ के लिए जाएगा। और जो हेल्थ अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, यानी निधि का मतलब होता है फंड। तो 2018 में अनाउंस किया था कि हम 3% एजुकेशन सेस को हटा करके 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे, और अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। और ये जो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं तो उसमें से 3% पैसा एजुकेशन के लिए जाता है, 1% हेल्थ के लिए आता है, और ये जो 1% पैसा हेल्थ के लिए आता है वो उस पैसे के लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया है, हेल्थ सेस फंड, जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। और ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में जो पैसा जाएगा, वो हेल्थ सेस वाला पैसा, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस्तेमाल करेगी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सेस का पैसा तो आपको पता ही है, नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब एक साल अगर इस्तेमाल नहीं हो पाया तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा नहीं है कोई लैप्स हो जाएगा। तो ये तो आप जानते ही होंगे। इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 176 साहित्य अकादमी अवार्ड 2020, 3 स्टार टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हमारे स्टेट से, आसाम से डॉक्टर अपूर्व कुमार सैकिया जी को एसएमीज लैंग्वेज के लिए मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 फॉर बुक बेंग सटा। ठीक है जी। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपूर्व कुमार सैकिया जी का तो नाम आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, लेकिन बाकी सब भी याद रखो। बोडो लैंग्वेज के लिए किसको मिला है, तो लेट धरानीधर ओवरी जी को मिला है, ये याद रख पाओ तो और अच्छा है, फॉर हिज बुक गोआथने लैमाओ ग्वादान। उसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
अब इससे सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, बट आसाम से किनको युवा पुरस्कार मिला है, किससे बाल साहित्य पुरस्कार मिला है, किसे, वो भी याद रखो तो अच्छा है। द्विजेन दास को मिला है फॉर हिज बुक मेघ घोरा। बोडो राइटर न्यूटन के बासुमतारी को मिला है फॉर हिज बुक दिस वन। और बाल साहित्य पुरस्कार मधुरिमा घरपालिया को मिला है फॉर हर शॉर्ट स्टोरी बुक फोसोंग। अजीत बोरो को मिला है फॉर हिज एसेज गोतोसा बिसोम्बी। बाकी 5 नाम भूल जाओ चलेगा। अपूर्व कुमार सैकिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 से दे रही है भारत सरकार। 24 लैंग्वेजेज में, अलग अलग लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, भारत सरकार साहित्य अकादमी अवार्ड दे रही है 2020 से। इसमें 1 लाख का कैश अवार्ड भी होता है। ये नाम याद करना, कुछ ना हो कम से कम अपूर्व कुमार सैकिया तो जरूर याद रखना। इसके आने के चांसेस 90% हैं। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 177 इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या पता रैंडम में पूछ ले। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है। ये कभी भूलोगे नहीं अगर समझ गए कि क्यों 14 मार्च ही मनाया जाता है। क्योंकि पाई एक इम्पॉर्टेंट नंबर है मैथ्स के अंदर, और पाई कैसे लिखते हैं 3.14। तो इसका मतलब क्या हो गया 14 मार्च। तो पाई चूँकि एक इम्पॉर्टेंट नंबर है और उसको लिखते हैं 3.14, इसीलिए पाई के नाम पे ही 14 मार्च को बना दिया गया है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। वो बात अलग है कि इसी दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का भी जन्म हुआ था, स्टीफन हॉकिंस जी का डेथ हुआ था, लेकिन ये कारण नहीं है इसको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह मनाने का। इसके पीछे कारण है ये पाई। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे देश में नेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है 22 दिसंबर को, बिकॉज इट इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजम। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 178 इज अबाउट सी विजिल ऐप। तो सी विजिल ऐप 2019 में इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था, ताकि अगर किसी को लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो वो सी विजिल ऐप पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे भी इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देती है, आचार संहिता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज सिंपली डूज एंड डू नॉट्स फॉर इलेक्शन, कि क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस करती है अंडर पावर गिवन टू इट बाय आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को पावर मिला है कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो रिलीज करती है। इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है, सी विजिल ऐप। तो सी विजिल ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू रजिस्टर कंप्लेन ऑन द वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सिंपली डूज एंड डू नॉट्स बाय इलेक्शन कमीशन implemented under article 324, that is to conduct free and fair election। जिसका पावर है, but it does not have any legal or constitutional backing। Please attempt this question। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 179 न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो सुशील चंद्रा जी को नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। देखो, पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, ये हैं सुनील अरोड़ा जी। आपको पता है कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट। वैसे इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे इतना ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे ये प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है, चाहे तो एक भी ना हो, या अभी के लिए तो हमारे देश में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनका रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर्स या 6 ईयर्स टर्म। ये सब तो आपको पता होना चाहिए। बेसिक पॉलिटी का एक बार रिवाइज कर लेना इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नया इलेक्शन कमिश्नर इस बार अपॉइंट हुआ। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि सुनील अरोड़ा जी जो पहले से इलेक्शन कमिश्नर थे ये रिटायर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, ये रिटायर हो गए और इनके जगह पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है सुशील चंद्रा जी को। तो सुशील चंद्रा इज़ नाउ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ही इज़ 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 180 मार्सियन ब्लूबेरीज। तो देखो, मार्स सरफेस पे इस तरह का इमेज निकाला गया है मार्स सरफेस से, ठीक है। ये किसने निकाला है ये इमेज? तो नासा की एक प्रोब है, नासा का एक स्पेस प्रोब है अपॉर्चुनिटी, 2004 में इसको भेजा गया था। इस अपॉर्चुनिटी ने मार्स के सरफेस से इस तरह का इमेज निकाला है, इस तरह के पत्थरों का इमेज निकाला है, कंपाउंड पेलेट्स। अब ये इन पत्थरों की एनालिसिस के बाद हमें पता चला है कि दे आर मेड अप ऑफ हेमेटाइट्स, आयरन ऑक्साइड, राइट।
हेमेटाइट इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड, ये पेलेट्स के एनालिसिस के बाद हमें पता चला है। तो हेमेटाइट मिलने का क्या मतलब है? ऑक्साइड मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस सरफेस पे पानी भी होगा। हेमेटाइट वो जंग लग जाता है ना, आप देखा होगा लोहे वगैरह पे, आयरन पे, वही होता है हेमेटाइट। तो जंग लगने के लिए पानी चाहिए ना, तो हेमेटाइट मिलने का मतलब कहीं ना कहीं वाटर रहा होगा। और जिस तरह का हेमेटाइट, जिस एग्जैक्ट फीचर का हेमेटाइट, जिस एज का हेमेटाइट मार्स पे मिला है, जिसको मार्स ब्लूबेरीज कहा जा रहा है, उसी तरह का हेमेटाइट हमारे देश के अंदर भी कच्छ में, उसी एज का, उसी कॉम्पोजिशन का हेमेटाइट हमारे देश में गुजरात कच्छ में मिला है। तो मार्शियन ब्लूबेरी क्या है? स्मॉल आयरन ऑक्साइड पेलेट्स हैं, मार्स सरफेस पे मिले हैं। किसने ढूंढा है? अपॉर्चुनिटी ने, जो नासा ने भेजा था 2004 में। आयरन ऑक्साइड है ये, इसका मतलब है, या हेमेटाइट है ये, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंस ऑन मार्स को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलर पेलेट्स हैव बीन फाउंड इन कच्छ, गुजरात। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल के सेशन में हम वापस से आगे चलेंगे एंड वी विल कवर टॉपिक नंबर 181 to 200। थैंक यू फॉर वॉचिंग।